दोनों में थोड़ा फर्क हो जाएगा। आ गया। हम लोग जो अब टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पूरा का पूरा पुलिस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। यानी पुलिस का कंप्लीट रोल समझना है कि पुलिस क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकती है, वो सारा का सारा पार्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पुलिस में देखिए तीन चीज़ें हैं बेसिकली। अगर हम लोग बात करें तो पुलिस का यहाँ पर अगर देखें तो पुलिस का बेसिकली तीन रोल है जो कि यहाँ पर बताया गया है। कौन सा तीन रोल बनता है, देखिए सबसे पहले इसका तीन रोल जो बनता है वो है, एक है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और तीसरा है इन्वेस्टिगेशन। यानी अगर हम लोग समझे कि पुलिस क्या करती है तो पुलिस का सबसे पहले काम होता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस किस चीज़ का करेगा, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ओके, ये एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा जो इसका काम होता है वो होता है प्रिवेंट करना। प्रिवेंट का मतलब किसी भी अपराध को होने से पहले ही रोक देना, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि मान लीजिए कि अपराध हो गया इन, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा वो यहाँ पर आता है। तो जो भी पार्ट आपने पढ़ा होगा ना अभी तक, जो हम लोग अरेस्ट की हम बात करते हैं, सर्च की बात करते हैं, सीजर की बात करते हैं, या वारंट के सर्विस की बात करते हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में मोटे तौर पे आता है। बेसिकली प्रिवेंशन वाला जो पार्ट है और मेंटेनेंस वाला पार्ट है ये एक अलग लेवल का है, और ये पुलिस को बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि अनलिमिटेड पावर देता है। आप कह सकते हैं कि अनलिमिटेड पावर देता है, क्योंकि पुलिस को इतना पावर देने का मतलब ही है कि आप उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एकदम निरंकुश बना सकते हैं आप उसको, सिंपल भाषा में। इतना पावर है, और कैसे है ये समझिए। उसके पहले एक चीज़ और समझिए कि पुलिस है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पुलिस। पुलिस को अच्छे से समझ लेंगे, पुलिस है क्या। पुलिस का मतलब क्या होता है, आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलिस, अगर जान बताना चाहें तो कुछ भी, एनीथिंग जो आपको समझ में आए। जो कुछ भी, एनीथिंग अगर समझ में आता है कुछ भी। पुलिस किसको कहते हैं, पुलिस क्या है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। पुलिस का यहाँ पर सिंपल मतलब होता है कि पुलिस के लिए एक पॉइंट अगर समझें तो पुलिस का कोई भी डेफिनेशन है ही नहीं। ऐसे कहें तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। बेसिकली पुलिस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पुलिस को दो हिस्सों में बांटने का मतलब क्या है, पुलिस को जो हम दो हिस्सों में बांटने का मतलब है, एक होता है प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के पहले वाला पुलिस, और एक होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक है आज़ादी के बाद वाला पुलिस। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में जब की बात करें तो उस समय 1861 के ईयर में एक कानून बनाया गया, एक लॉ बनाया गया जिसका नाम था इंडियन पुलिस एक्ट। अब इसको ज़रा ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये 1861 में ये कानून बनाया गया, इंडियन पुलिस एक्ट। 1861 में हम लोग जो हैं ब्रिटिशर्स के अधीन थे। तो ब्रिटिशर्स नो डाउट जो कानून बना रहे थे वो कानून सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों के ऊपर या इंडियन सिटीजन्स के ऊपर राज्य करने के हिसाब से बना रहे थे। वो कानून अपने फायदे के लिए बना रहे थे, ताकि जो है पूरे इंडिया पर वो अपना राज्य कर सकें, कंपनी अच्छे से चला सके, ये सारा काम चल रहा था उनका। 1857 में विद्रोह हुआ था, सबको पता है। हिस्ट्री में थोड़ा सा चले जाएं तो 1857 में सबसे पहला जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, फ्रीडम फाइट हुआ था, वो 1857 में हुआ था, जिसमें मंगल पांडे वाली कहानी आती है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री अगर ध्यान में है तो। उसी के बाद ये सारा कुछ चेंज हुआ, ठीक है। तो 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट आया। अब इस इंडियन पुलिस एक्ट के सहारे अंग्रेज जो है पूरा हिंदुस्तान में पुलिस कल्चर ला रहे थे, या पुलिस को कंट्रोल कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले एरा में क्या हुआ कि अब क्या था, कुछ था नहीं हमारे पास। हमारे पास एकदम से आ गया क्या, हमारे पास आ गया एकदम से सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास एकदम से आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया हमारे पास, तो सीधे समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद क्या हुआ, इसमें आया हमारे लिए आर्टिकल 372। इसमें आया हमारे लिए आर्टिकल 372। तो जैसे ही आर्टिकल 372 आ गया तो सीन क्या बन गया, आर्टिकल 372 आ गया। तो आर्टिकल 372 के अकॉर्डिंग क्या है, आर्टिकल 372 सिंपल कहता है कि कोई भी कानून जो ब्रिटिश एरा से, या यूं कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के पहले से
चल रहा था या लागू था, वो कानून एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो कब तक चलता रहेगा? जब तक कि उस कानून में कोई परिवर्तन न कर दिया जाए, तब की बात होती है। जब तक कि कानून बदल ना दिया जाए तब तक। जस्ट ए सेकंड, एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ, तो हम लोग ये थे कह रहे थे कि आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी वजह से जो इंडियन पुलिस एक्ट है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 चल रहा है अभी तक। तो मेजर कारण तो पहले वाला ही है, इंडियन पुलिस एक्ट चलता ही जा रहा है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस पुलिस के लिए एक दो रेगुलेशन बने, बाकी सब एज इट इज चल रहे हैं। उसके बाद सबसे एक मेजर पॉइंट समझना है कि पुलिस के लिए, यहाँ पर समझने के पहले, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दिए गए। एक लिस्ट है लिस्ट 1, दूसरा लिस्ट है लिस्ट 2, तीसरा लिस्ट है लिस्ट 3। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट कहलाता है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट कहलाता है, और लिस्ट 3 को कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि जो पुलिस का जो मामला है, पुलिस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर है, पब्लिक ऑर्डर की बात करें, जेल की बात करें, यानी प्रिजन की बात करें, रिफॉर्मेटरीज की बात करें, ये सब के सब लिस्ट 2 में आता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि पुलिस से रिलेटेड जो भी कानून होंगे वो राज्य सरकार बनाती है। पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड जो भी कानून हो सकते हैं कंट्रोल करने का, वो भी राज्य सरकार बनाती है। प्रिजन से रिलेटेड भी जो कानून है वो भी राज्य सरकार बनाती है। लेकिन अब यहाँ एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ये है कि कायदे से, देखिए, बहुत चतुराई की गई है, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स का मामला है, इसको समझना है। लॉ एंड पॉलिटिक्स हमेशा साथ में रहते हैं। तो अब कायदे से तो इन्होंने डाल दिया कि स्टेट लिस्ट के अंदर, यानी लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गड़बड़ होगा, कुछ भी होगा तो ये राज्य की जिम्मेवारी बनती है। यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ होगा या राज्य की जिम्मेदारी है, तो भारत सरकार को तो कानून नहीं बनाना चाहिए। राज्य सरकार को अपने हिसाब से कानून बनाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कानून बनाएगी, अपनी जियोग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए, उसको किस तरह का पुलिस चाहिए, कौन सा कानून चाहिए, कैसा चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, यहां पर गेम होता है और यहां पर गेम खेलते हैं लोग, यहां पर पॉलिटिक्स आता है। इसमें क्या कर दिया, उस जमाने से चलते आ रहा, अम्बेडकर जी के जमाने से, 1950 से कहीं की चलता आ रहा है। इन्होंने, पार्लियामेंट ने एक काम किया कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया उस समय, जो हमारा चलता था सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। उसके बाद जब हम लोग आज़ाद हो गए, उसके बाद की कहानी हो गई, रिपब्लिक हो गया 1950 में। उसके बाद 1973 में जो हमारा बना सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किसने बनाया? भारत सरकार ने। और इसको पकड़ के लाद दिया, थोप दिया किसके ऊपर? राज्य के ऊपर। मतलब पुलिस उसी हिसाब से काम करेगी जैसे भारत सरकार चाहेगी। पॉइंट को समझिए। दे तो दिया, मतलब सवाल, मुद्दा यह है कि आपको हाथ में एक डंडा दे दिया कि लो तुम चलाओ। आपको हाथ में एक नौकर दे दिया कि ले भाई तू नौकर को रखो, तुम नौकर को सारा खर्चा तुम दोगे। नौकर आप रखेंगे, नौकर आप उसका खर्चा देंगे, उसकी सैलरी आप देंगे, सब कुछ आप करेंगे, मेंटेनेंस मेंटेनेंस फलाना सब कुछ आप करेंगे। लेकिन नौकर कैसे काम करेगा, कितने बजे चाय देगा, कितने बजे नाश्ता देगा, कितने बजे खाना देगा, कैसे देगा, मेनू में क्या बनाएगा नहीं बनाएगा, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? बाहर वाला। आप नहीं डिसाइड कर रहे हैं। सेम कहानी यहां पर पुलिस वाले के साथ है। क्यों ये सब मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि आपके सामने आया, परोस दिया गया सीआरपीसी 1973, और 1973 में है पुलिस की बात। और ये पुलिस का कानून जो बनाया, इस किसने बनाया? भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। अब और पुलिस का कंट्रोल कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। तो हर एक स्टेट अपने हिसाब से बनाना चाहिए कानून। उड़ीसा का अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, गुजरात का अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, कर्नाटक का अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है। हर एक का अपना होना चाहिए था उस हिसाब से। लेकिन इन्होंने नहीं किया, बोले नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक ही होगा, यूनिफॉर्म होगा। और वो आ गया सीआरपीसी 1973, और वो भारत सरकार ने बना के लाद दिया। अब हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये समझ आइए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझिए कि जो भी पुलिस है, भारत की पुलिस, इंडियन पुलिस, पुलिस के पास दो तरह के पावर हैं।
एक है जनरल पावर और दूसरा है जिसको हम कहते हैं स्पेशल पावर। जो मैं बता रहा हूं ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ये आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। रीजन बता रहा हूं क्योंकि ये अलग ही है मैटर और इन डेप्थ हम लोग जा रहे हैं, ताकि आप समझें चीजों को कि कैसे हम कंट्रोल करते हैं या कैसे कंट्रोल होता है सारा चीज। सुनाओ, जनरल पावर और स्पेशल पावर। जब हम जनरल पावर की बात करते हैं तो भारत सरकार ने कानून बना के दे दिया जनरल पावर के लिए। अब उसमें जो पावर है वही पावर ये एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले था सीआरपीसी, अब आ गया बीएनएसएस। तो अब बीएनएसएस में जो कुछ भी दिया वही जनरल पावर एक्सरसाइज करे, सो दिस इज द जनरल पावर। लेकिन स्पेशल पावर में क्या होता है, स्पेशल पावर में स्पेशल लॉज के तहत इनको मिलता है अधिकार, स्पेशल लॉज के तहत इनको मिलता है अधिकार। अब स्पेशल लॉज क्या होते हैं? स्पेशल लॉज का मतलब जैसे आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो जनरली स्टेट पुलिस है वो जाकर के अरेस्ट कर सकता है किसी को, उसमें इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ये स्पेशल कानून है। उसी तरीके से एनडीपीएस का मामला ले लीजिए, ये स्पेशल कानून है। आर्म्स एक्ट की बात कर लीजिए, ये स्पेशल कानून है। आईटी एक्ट की बात कर लीजिए, ये भी स्पेशल कानून है। अब इन सब में अलग अलग सिस्टम है। पीसी एक्ट में इन्वेस्टिगेशन कोई और करता है, एनडीपीएस में कुछ अलग ही मामला रहेगा, आर्म्स एक्ट की कहानी कुछ अलग ही रहेगी, आईटी एक्ट का मामला कुछ और ही लेवल पे रहेगा। वैसे कोई भी एक्ट आपने एससी एसटी में चले जाएंगे तो वहां भी अलग ही सीन बनेगा। हर एक कानून का अपना अपना सिस्टम है। पॉक्सो एक्ट में चले जाएंगे तो वहां का अलग ही सिस्टम काम करेगा। तो जो भी स्पेशल कानून है, तो स्पेशल कानून में पुलिस वालों को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। ओके, यहां तक तो सब ठीक है। ओके, अब समझिए इसमें कहानी कहां पर घूमती है। ये सब मैंने बता दिया आपको, 1861, 1973 ये सब बता दिया। जनरल लॉ भी बता दिया, स्पेशल लॉ भी बता दिया, ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। जनरल लॉ में देखिए अप्लाइज टू एवरीवन, ब्रॉड है, डिस्क्रिशनरी पावर है, एनी ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट। जनरल लॉ में तो कोई भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है जनरली, लेकिन स्पेशल लॉ में स्पेसिफिक होता है कि एसपी लेवल से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी लेवल से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, ये ऐसी चीजें होती हैं। अब हम लोगों के पास जब स्पेशल लॉ और जनरल लॉ दो अलग अलग कानून हैं, तो हम जनरल लॉ भी डिस्कस करेंगे और स्पेशल लॉ भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एज पर जनरल लॉ, भारत के कानून के हिसाब से पुलिस वालों को जनरली सामान्य तौर पर कौन से राइट्स दिए गए, कौन से पावर्स दिए हैं। और सबसे मजेदार पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग नहीं कहीं सुनते होंगे, वो ये कि अगर पुलिस वाले ने उस राइट का मिसयूज कर दिया, उस पावर का मिसयूज कर दिया, तो उस पुलिस वाले के साथ क्या होगा। हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, क्या सुनने को मिलता है, अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है, तो नियम के हिसाब से उसको 24 घंटे के भीतर भीतर क्या करना है, उसको प्रोड्यूस कर देना है मजिस्ट्रेट के सामने। इसमें तो कोई किंतु परंतु इफ बट वाली बात तो है ही नहीं, उसको 24 आवर्स के अंदर उसको प्रोड्यूस कर देना है। लेकिन अब अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं करता है, 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं प्रोड्यूस करता है, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स, सेक्शन 58, अब नहीं प्रोड्यूस किया तो नहीं प्रोड्यूस करेगा तो क्या उसके लिए रेमेडी है हमारे पास। तो अब उसमें कहते हैं हम लोग कि भाई जो विक्टिम है उसके लिए तो आपके पास रेमेडी है। विक्टिम के लिए रेमेडी क्या है, अगर अरेस्ट करके रखे हुए हैं तो हम लोग कहते हैं हैबियस कॉर्पस लगाओ, हैबियस कॉर्पस जाके रिट फाइल करिए आर्टिकल 226 में, 227 में, ये हम लोग रेमेडी देते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि पुलिस वाले के साथ क्या होगा जिसने कुछ किया है। पुलिस वाले को आप जाके सस्पेंड नहीं कर सकते, आपकी अथॉरिटी से बाहर है, उसकी नौकरी नहीं जाएगी। अच्छा छोड़ दिए नौकरी की बात, छोड़ दिए, नौकरी तो एक तरीके से सिविल मामला है। क्या किसी पुलिस वाले को, किसी व्यक्ति को 24 घंटे के ऊपर अरेस्ट करके अपने पास रखने के लिए या सीआरपीसी या बीएनएसएस के नियम का उल्लंघन करने के लिए क्या सजा मिलती है, व्हाट आर दी पनिशमेंट्स अवेलेबल, कौन सा अपराध कर दिया अगर वो सीआरपीसी या बीएनएसएस का कानून नहीं मानता है तो। नौकरी तो सेकेंडरी है, क्या वो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको फाइन होगा कि नहीं होगा फाइन, सवाल ये है। तो अगर कानून को बारीकी से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको मैं बता दूं कि ये आईपीसी या बीएनएस जो है ये पुलिस वाले के ऊपर भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि एक तरफा है कि पुलिस वाला पकड़ के आपके ऊपर बीएनएस लगा देगा, आपके क्लाइंट के ऊपर बीएनएस लगा देगा, नहीं, बीएनएस उसके ऊपर भी लगता है। वो न्यूटन का 3rd लॉ याद रखना है हमेशा लाइफ में, एवरी एक्शन फॉर एवरी एक्शन
देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप बीएनएस का सेक्शन लगा रहे हैं, पुलिस वाला लगा रहा है, तो ये याद रखिए कि पुलिस वाले पर भी लगता है। अगर वो एनडीपीएस का झूठा केस कर सकता है तो आपके ऊपर भी अधिकार है केस करने का, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा क्या है, जटिल है। उसका प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। वो चीज समझनी है कि आफ्टर ऑल पुलिस वाले को किस सेक्शन के अंदर हम इंप्लीकेट कर सकते हैं, किस सेक्शन में घसीट सकते हैं, वो सबसे बड़ी चीज है जानना। ठीक है, अब देखिए हम लोग फिलहाल किसकी बात करेंगे, ऑफ कोर्स जनरल लॉ की, क्योंकि स्पेशल लॉ तो ढेर सारे हैं और स्पेशल लॉ का जहां रिक्वायरमेंट होगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डील करेंगे, लेकिन जनरल लॉ के हिसाब से चलते हैं। जनरल लॉ का मतलब हो गया हमारे पास है बीएनएसएस। अगर आप पूरे बीएनएसएस को 10 बार 20 बार 100 बार भी पढ़ लेंगे तो भी आपको मोटे तौर पर पूरे बीएनएसएस में या पहले जो सीआरपीसी था उसमें 3 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, तीसरा है इन्वेस्टिगेशन। यानी पूरा बीएनएसएस अगर पुलिस के पार्ट से देखा जाए, मैं रिपीट कर रहा हूं, पुलिस के साइड से देखा जाए तो पुलिस के साइड से देखेंगे तो पुलिस का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है, पुलिस का इस्तेमाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में होता है। इसके अलावा पुलिस का इस्तेमाल प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में होता है। इसके अलावा पुलिस का इस्तेमाल इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर होता है। इस चीज को दिमाग में एकदम डाल लीजिए, जो मैं बता रहा हूं फिर से कह रहा हूं नहीं मिलेगा। ओके, चलिए देखिए यहां पर लिखा भी है, वाइल इन्वेस्टिगेशन हैपेंस आफ्टर द फैक्ट चैप्टर 12 ग्रांट्स पुलिस इमेंस अथॉरिटी टू एक्ट बिफोर ए क्राइम इज कमिटेड। अब समझिए मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का सीन क्या है, थोड़ा 1 बाय 1 समझते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं, समझना है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है वो जरा समझ लीजिए शॉर्ट में। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को संभालना। अब उसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि अभी प्रधानमंत्री किसी स्टेट में चले जाएं, पीएम साहब चले जाएं, प्रेसिडेंट चले जाएं, या कोई हस्ती आ जाए, सब हस्ती इन द सेंस सेलिब्रिटी, शाहरुख खान साहब चले आए, ठीक इस तरह के लोग चले आए, जिससे एकदम से भीड़ गैदर हो सकता है, जिसके आने से एकदम से भीड़ हो जाएगा। तो जब भीड़ हो जाएगा तो नॉर्मल जो ट्रैफिक कंडीशन है वो तो नहीं रहेगा, नॉर्मल जो लॉ एंड ऑर्डर है किसी भी इस राज्य का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, वो तो नॉर्मल नहीं रहेगा। तो अब उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए पुलिस को अथॉरिटी दी गई है। दैट इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और इसके लिए बाकायदा इन्होंने कानून में दिया है प्रोविजन, जो हम लोग यहां पर डील करते हैं। जैसे हम लोगों ने भी डील किया था 160 वाले प्रोविजन में, 152 116 इन सब वाले जो प्रोविजन में हम लोगों ने जो डील किया था, उसमें क्या था कि अगर कहीं पर कोई भीड़ गैदर हो जाती है, मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद कोई आदमी मर गया, तो नॉर्मली हम लोग क्या क्या होता है, डेड बॉडी उठा लेता है पकड़ के और उसको क्या करेगा, जेके रोड पर रख देगा और रोड जाम कर देगा। यही करता है, कहता है कि जब तक पैसा नहीं दोगे, जब तक मुआवजा नहीं दोगे, जब तक कॉम्पनसेशन नहीं दोगे, तब तक डेड बॉडी यहीं पड़ी रहेगी। मतलब उसको इस बात का टेंशन नहीं है कि मेरा डेड बॉडी, मेरा आदमी का डेड बॉडी सड़ रहा है, गल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को क्या चाहिए, पैसा। सो ही और शी जो भी है उसका रिलेटिव, उसको क्या इंपॉर्टेंट है, मरने वाला मर गया, उसकी बॉडी सड़ रही है, लेकिन उसको क्या चाहिए, पैसा। व्हाट इज रिक्वायर्ड, मनी। सो अब उस केस में सीन क्या बनता है, जब आप पैसा 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 कर रहे हो, तो अब यहां पर आपने क्या कर दिया, पैसा पैसा के चक्कर में ट्रैफिक जाम कर दिया। अब पुलिस आती है ट्रैफिक को छुड़ाने के लिए, यानी ट्रैफिक को खाली कराने के लिए आती है। अगर पुलिस आया ट्रैफिक को खाली कराने के लिए या ट्रैफिक को सुचारू चलाने के लिए, रेगुलर ठीक ठाक करने के लिए, तो वहां पुलिस को क्या कहा गया है कि भाई आप है जो ट्रैफिक को खाली कराइए, प्यार मोहब्बत से पहले बात करो, सुनो सुनाओ। अगर वो खाली नहीं करता है तब क्या करना है, लाठी चार्ज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार ने कानून बना के दे दिया और राज्य के ऊपर थोप दिया है। हर एक राज्य को जबरदस्ती इसको फॉलो करना पड़ता है। कोई राज्य ना भी चाहे तो उसको मारना पड़ता है, क्या करेगा, मजबूरी है। कोई सीएम बहुत सेंसिटिव हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, बहुत दिलदार हो, बहुत सॉफ्ट हो, मतलब बोलते नहीं कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, छोटी छोटी बातों पर रो जाता हो, एक सीरियल देख करके रो जाने वाला आदमी हो, वैसा अगर मान लीजिए सीएम हो तो भी उसको कुछ नहीं कर सकता बेचारा, ये कानून है। तो यहां पर क्या लिखा है, इसमें क्या सीन बना है, देखिए सेक्शन 148, ये क्या दिया है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। इसमें देखिए पुलिस का रोल है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ये क्या है, पुलिस वाला तो है। इन द एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इन चार्ज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर। अब ये सब इंस्पेक्टर को अपॉइंट कौन कर रहा है, नौकरी कौन दे रहा है, राज्य सरकार। सैलरी कौन दे रहा है, राज्य सरकार। खर्चा कौन दे रहा है, राज्य सरकार।
और पावर किसका, कानून किसका फॉलो कर रहा है, केंद्र सरकार का। ये 148 किसने बना के दिया है, भारत सरकार। मतलब सब कुछ है आपका, लेकिन खाने में क्या बनेगा डिसाइड कौन करेगा, सिचुएशन के हिसाब से भारत सरकार। कितनी दूर की चतुराई थी, इतना दूर सोचने के लिए बहुत लोगों को समय लग जाता है। ठीक है। सो अब यहां देखिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली और एनी असेंबली। तो यहां पर क्या कर दिया, पावर दे दिया पुलिस को। अब आएगा पुलिस लाठी चार्ज करके चला जाएगा। 149 में देखिए यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, जिसमें तो खैर आर्म्ड फोर्सेज है। यहां पर भी देखिए, इसमें भी देखिए, सब में कहीं ना कहीं पुलिस का रोल है। एग्जैक्ट एक एक सेक्शन निकालेंगे तो सब में कहीं ना कहीं पुलिस का रोल रहता है। तो जब पुलिस का रोल है, इसका मतलब पुलिस का एक सबसे बड़ा काम क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर काम है वो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। इसको अच्छे से समझिएगा, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम का मतलब है अपराध हुआ ही नहीं है। नो वन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, नो वन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, किसी ने कोई भी अपराध नहीं किया है, फिर भी पुलिस वाला पहुंच जाएगा, फिर भी पुलिस वाला उसको पकड़ सकता है, फिर भी उसको पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अपराध कुछ नहीं किया है, फिर भी कर सकता है। अब आप सोच लीजिए कि अगर आप अपने किसी रिलेटिव के साथ जा रहे हो, लड़का है, लड़की है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, भाई है, बहन है, हस्बैंड है, वाइफ है, कार से जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, बट आपकी गाड़ी खराब हो गई या पंचर हो गई, उसको कुछ नहीं कर सकते। जानबूझ के कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, लूटने पीटने वाले जो लोग होते हैं, वो जानबूझ के रोड पर कीले फेंक देते हैं ताकि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए और वो लूटपाट कर सके। दिल्ली के अंदर खूब होता है। और रात में आप 10-11 बजे जाएंगे तो आपके गाड़ी के ऊपर वो अंडे फेंक देते हैं। ये जानबूझ के होता है, एवरीथिंग, मतलब इंटेंशनली। अब मान लीजिए आप फंस गए किसी रीजन से, अब वहां पर अगर गलती से पुलिस वाला आ गया या आपने पुलिस वाले को हेल्प के लिए बुला लिया, आप ही से 50 क्वेश्चन उल्टा पूछेगा। ये कौन है, किसके साथ जा रहे हो, किधर से आए हो, आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी का पेपर दिखाओ। भाई ये भारत सरकार ने कानून बना के उसको दे दिया है, ले इस्तेमाल कर, जैसे मर्जी आए जैसे इस्तेमाल कर। तो राज्य को गाली देना बंद कीजिए। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो राज्य को गाली नहीं देगा, कानून तो उसका फॉलो कर रहे हैं। अब मजेदार चीज देखिए, कभी भी न्यूज को ध्यान से सुनिएगा, कभी किसी राज्य में, खास करके वेस्ट बंगाल ये खूब चलता है, किसी राज्य के अंदर, किसी स्टेट के अंदर अगर पुलिस वाला बहुत उपद्रव करेगा या बहुत ज़्यादा मर्डर हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तो वहाँ से केंद्र सरकार का आदमी क्या चिल्लाएगा, केंद्र सरकार का मिनिस्टर आकर हल्ला करेगा, देखो भाई लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का मैटर है। मतलब आप कभी सुनना ध्यान से, क्या गूगल पे मेरी बात को सर्च करके देखना, वीडियो मिल जाएगा हजारों लाखों। और है, लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन तुमने राज्य सरकार को हाथ नहीं छोड़ रखा है खुला कि तुम इसी कानून के हिसाब चलाओ। कानून बना सकता, लेकिन अब एक कानून तुमने बना के थोप दिया है और कह दिया कि ये पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। इस मामले में नागालैंड आजाद है, लेकिन कुछ हद तक नागालैंड आजाद है। नागालैंड के ऊपर आपने 3 चैप्टर थोपे हैं, बाकी सब उठा के फेंक दिया, बोले ना मेरे को नहीं चाहिए, मैं मेरा कानून बनाऊंगा, तो तुम्हारा बना के अपना रख ले। दिल्ली वालों को बोला, ठेंगा दिखा दिया, बोले जा दिल्ली में तू अपना कानून लगा, नागालैंड में नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, बात खत्म। अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बात को समझिए, बहुत दूर तक जाता है। क्यों ऐसा लिखा गया है उस एंगल से हम लोग सोचते नहीं, क्योंकि हमें तो जुडिशियल निकालना होता है, बस सिंपल ही है। और सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन कानून को इतना समझ लीजिए कि आपको बोझ ना लगे, आसान लगे, इंटरेस्ट आए। ठीक है। नाउ सी, हमारे लिए अब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अपराध को रोकेगा। अपराध को रोकने वाला जो पावर है पुलिस को जो मिलता है वो चैप्टर 12 में मिलता है। देखिए पावर नंबर 1, सबसे पहला पावर, मैं इसका कलर थोड़ा और चेंज कर दे रहा हूं। पावर नंबर 1 देखिए क्या है, द अथॉरिटी टू इंटरपोज, द अथॉरिटी टू इंटरपोज। इंटरपोज का मतलब क्या होता है, इंटरपोज का मतलब होता है इंटरफियर करना, मतलब बिना बात किसी के, बोलते हैं ना कि दूसरे के फट्टे में पैर डालना। आप काम कर रहे हैं, बीच से आगा, क्या कर रहे हैं, ये वाला सिस्टम है इनका। 2 लोग बैठ के चाय कॉफी पी रहे हो, तुम कौन हो, चाय यहां क्यों चाय पी रहे हो, इसको बोलते हैं इंटरपोज करना। कर सकता है। देखिए भारत सरकार ने कानून बना के कह दिया कि पुलिस वालों को पावर दे दिया, और ये जनरल पावर है, मतलब जनरली आते जाते, खाते पीते, सोते जागते उठते, बना एनी टाइम एनी फेयर आके बोल सकता है। हाँ, उसको कंट्रोल करने का अलग नियम है, लेकिन इनको पावर दे रखा है, छीन नहीं सकते आप इसका पावर। इसलिए बेचारे सुप्रीम कोर्ट परेशान रहते हैं।
और सुप्रीम कोर्ट खुद भी कहते हैं कि नहीं नहीं ये कुछ हद तक तो सही है। सो पुलिस मस्ट प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा, ये 168 से कहानी शुरू होती है इनकी, मैं दिखा देता हूं। 168 से इनकी कहानी शुरू हो जाती है। ये रहा 168 और यहां 172, 168 से 172 तक है। इसमें प्रिवेंटिव एक्शन है। प्रिवेंटिव एक्शन मतलब अपराध होना ही नहीं है, पुलिस वाले को अथॉरिटी दी कि अपराध तुम नहीं होने देना, जाओ। तो अपराध नहीं हो इसके लिए इनको पावर दिया। क्या पावर दिया? पावर टू इंटरपोज, पावर टू इंटरपोज, पावर टू इंटरपोज या अथॉरिटी टू इंटरपोज। सो पुलिस मस्ट प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहां पर भी कहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, नॉन कॉग्निजेबल हो रहा है होने दे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कितना चतुराई से लिखा गया कानून। पुलिस वाला सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस का ठेका लेके बैठा है, नॉन कॉग्निजेबल का ठेका लेके नहीं बैठा है। यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रोकने के लिए कोई जवाबदेही पुलिस के ऊपर नहीं है साहब। जबरदस्ती हमेशा पुलिस वालों को गाली देना बंद कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, कानून में कह रहा, मैं दिखा देता हूं आपको। अगर आपको लगता है कि मैं कह रहा हूं तो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बस जो कहा है उसको मैं आपको सामने रख रहा हूं। आप लिस्ट देख लीजिए अपना शेड्यूल निकाल करके, कौन कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। मतलब अगर एक आदमी, यहां देखिए सेक्शन नंबर 81, ऐसे रैंडम मैंने निकाल दिया आप लोगों के लिए। सेक्शन 81 नॉन कॉग्निजेबल है। क्या लिखता है? अ मैन बाय डिसीट कॉजिंग अ वुमन नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम। एक आदमी एक औरत के साथ कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ मैंने शादी कर ली, लेकिन उस आदमी को पता है कि उसने उसके साथ शादी नहीं करी है, शादी का नाटक किया है। तो एक आदमी एक औरत के साथ अगर शादी का नाटक वाटक करता है और उसको औरत को झांसे में लेता है और उसके साथ रिलेशन बनाता है, पुलिस कुछ नहीं करेगी। इसको रोकने के लिए पुलिस का ठेका नहीं है। अब जो औरतें जाके चिल्लाती हैं रोड पे, मेरे पति ने ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरे साथ शादी नहीं की, मेरे साथ रिलेशन बना दिया, रेप कर दिया। अरे भाई रेप कहां से किया बताओ? और इसको रोकने का ठेका कहां से पुलिस ने लिया बताओ? इसको रोकने का ठेका नहीं लिया है पुलिस वाले ने। अब लोगों के अंदर लीगल कहते तो हैं, हर घर में मोबाइल फोन है। हर घर में क्या, एक घर में 10 अगर बच्चे हैं, 10 मेंबर है तो 10 के पास मोबाइल फोन है। और 10 के पास लेकिन कानून का ज्ञान नहीं है। इवन जो लॉयर फैमिली से उसमें भी नहीं है। जो आदमी लॉ प्रैक्टिस करता है उसको पता है, इवन उसकी वाइफ को भी शायद ना पता हो। अगर वाइफ है तो हस्बैंड को ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है। अब बताइए, मैंने थोड़े कहा है। ये देखिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है, आप यहां देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं लाइन पढ़ के दिखा देता हूं। एवरी पुलिस ऑफिसर may interpose for the purpose of preventing and shall to be the best of his ability prevent the commission of any cognizable offense। तो मैंने कहा है साहब एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, आप पढ़िए ऐसे, एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कॉग्निजेबल कोई भी ऑफेंस अगर होगा तो उस ऑफेंस को रोकने के लिए कहा कि तू बेटा अपनी बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, अपनी पूरी ताकत लगा के उसको रोक दे। तो ताकत लगा के रोक रहा है वो। आपकी गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में आ गया पुलिस वाला, हो तुम कौन हो? वाइफ को लेके जा रहे, अच्छा ये वाइफ है? नहीं वाइफ नहीं। वो 2-4 और उल्टा पुल्टा बोलेगा और आपने पलट के बोल दिया तो शायद उसका ईगो हर्ट कर जाएगा। वो आपसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके पास वर्दी है, उसके पास पावर है। आप उसे उल्टा बोल के जाएंगे कहां? दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। और ये भारत सरकार खेल खिलवा रही है, पता चल रहा है कहां लोगों को। ये भारत सरकार का कानून है ना, ये भारत सरकार गेम खेल रही है। मैं अभी की भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये तब से चल रहा है। ये मत सोचना आप लोग कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का, भाई मेरे कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं। पॉलिटिक्स करने का मतलब है अपने लिए सोचना, मैं उस पर सोच ही नहीं रहा हूं। ये पॉलिटिकल पार्टी का लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस के जमाने से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। 1898 का जो सीआरपीसी पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी, तो वहां से 1973 में गया, तो जैसा दादा वैसा बेटा, और उसका पोता आ गया हमारा 2023। तो ये भी वैसे ही होगा ना, जैसा डीएनए जो चलता आ रहा है वही डीएनए है ये। तो डीएनए में डाला उन्होंने, ये अंग्रेजों ने किया था, सोचिए अंग्रेजों ने किया था। सो एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब उसके चलते एक औरत, अब औरत ने क्या किया, बोले भाई साहब यहाँ तो धोखा पड़ गया मेरे को तो ठग दिया, अब जाके वो रेप केस करे आ रही है। फालतू में बवाल मचा, अच्छा रेप केस हो गए, न्यूज बन गया, मीडिया में आ गया, हाईलाइट हो गए, जिंदगी दरवाह, जिंदगी बर्बाद, दैट्स इट। देखिए नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। आगे दिखा देता हूं, चलिए और थोड़ा समझ लीजिए। एक्शन में क्या लिखा है? द अथॉरिटी टू इंटरपोज, इंटरपोज बीच में घुसने की बीमारी, इंटरफेयर या इंटरवीन करना है। द सिनारियो,
क्वेश्चनिंग सस्पिशियस पर्सन, स्टॉपिंग मूवमेंट और इंटरवेनिंग इन डिस्प्यूट्स। मतलब किसी भी सस्पिशियस पर्सन को रोक सकता है, वो अपना बदला भी निकाल सकता है। अब हो सकता है उसको किसी से प्यार मोहब्बत होगा, जब तैयारी करता होगा सब इंस्पेक्टर की नौकरी की, नहीं मिली, वो बाद में मिल गई कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी और के साथ, दिख गया गलती से या दिख गई गलती से, पहुंच जाएगा। सस्पिशियस पर्सन बोल के कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू अप टू सर्टेन लिमिट। कानून में है, करना नहीं करना दैट इज, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं। अब रियलिटी क्या है, इंटरपोज इज सब्जेक्टिव, इट ऑफन लीड्स टू ईगो क्लासेस, जो मैंने बताया वही चीज यहां पर है। यहां पर कहता है सिंपल पॉइंट में कि इसको हम अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए 168 में पुलिस वाले को पावर दिया है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो ही ना, चोरी डकैती रेप मर्डर किडनैपिंग एबडक्शन ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो अगर पुलिस वाला के सामने, मतलब पुलिस वाले को आपने फोन कर दिया, साहब देखो यहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, यहां चोरी हो रहा है, यहां डकैती हो रहा है, आजकल तो फोन में रिकॉर्ड होता है, ट्रैकिंग होती है, सब कुछ होता है, तो डिजिटली एवरीथिंग इज पॉसिबल। और पुलिस वाला वहां नहीं पहुंचा, मान लीजिए वहां पर पुलिस वाला नहीं पहुंचा आपके फोन करने के बाद भी, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, तो पुलिस वाले का क्या होगा? पुलिस वाले का कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? पुलिस वाले का आंसर है बिगड़ेगा, आप जानेंगे तब। सी सेक्शन है 198 BNS, यहां देखिए साफ साफ लिखा, फेल्योर टू एक्ट सेक्शन 168। अरे 168 में तुमको पावर दिया है ना, तुम रोको जाके कॉग्निजेबल ऑफेंस। सिंपल सी बात है ना, आप अगर कोई सामान खरीदते, मान लीजिए आपने फोन खरीदा और फोन से आवाज जा ही ना, फोन से कॉल लगे ही ना, तो आपको तो गुस्सा आएगा, आप तो कंपनी में जाके तुरंत बदल देंगे, भाई तुम्हारा फोन डिफेक्टिव है, हटाओ। आपका टीवी चले ना, लैपटॉप चले ना, आपका टैबलेट चले ना, कंप्यूटर काम ना करे, तुरंत कंपनी को कहते हैं ना, ले जाओ रिटर्न करो। कभी पुलिस वाले को रिटर्न किया है कि साहब ये पुलिस वाला खराब पीस है, इसको हटाओ रिटर्न करो? नहीं कर सकते, वो भारत सरकार के कानून से कंट्रोल हो रहा है। लेकिन यहां पर है देखिए, फेल्योर टू एक्ट, तुमको काम दिया है कॉग्निजेबल ऑफेंस रोकने के लिए, मतलब जो काम है तुम कर नहीं रहे हो, इसका मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस रोकने का तुम्हारा काम है, लेकिन तुम्हारे रहते अपराध हो कैसे गया, तुम्हारे रहते डकैती हो कैसे गई, तुम्हारे रहते चोरी कैसे हो रही है, मर्डर कैसे हो रहा है, रेप कैसे हो रहा है? अरे ठीक है भाई, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तुमको रोकने के लिए नहीं कहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तो मत रोको, मैंने तुमको कहां कहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रोको, बट कॉग्निजेबल तो रोक सकते हो, वो तो रोक के दिखाओ, वो भी नहीं कर रहा, उसमें भी फेल हो रहा है। तो अगर उसमें फेल हो जाएगा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ उसका कह सकते हैं या नहीं कह सकते? उसको कैसे आजाद घूमता रहेगा और हाथ मार खाते रहेंगे, हम मार खाते रहेंगे? कानून कहता है नो, देयर इज ए लॉ, देयर इज ए लॉ। और उसको खूब उलझाया है, यही चीज समझिएगा, यहां से दिमाग एकदम खुला रखना है, एकदम शार्प रखना है, ठीक है? जो ये टॉपिक मैं बता रहा हूं, इस टॉपिक पे एकदम खुला रखना है दिमाग, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं कि दोबारा जिंदगी में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट आपको मेरी कंडीशन माननी पड़ेगी, ध्यान से सुनना है, जो जरूरी लगे उसको नोट करना है, या मैं जो कह सकता मैं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि नहीं दिमाग में रख सकते हैं, उतना स्टोर नहीं कर सकते, तो लिख डालिए, ठीक है? नाउ सी, देखिए, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, बीएनएस एक खोल देता हूं, मैं बीएनएस आपको दिखाता हूं। बीएनएस में देखिए कि जो सेक्शन है वो किस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने बीएनएस की फाइल खोलनी थी, वो खोल ली, ये रहा आपके सामने, देखिए सामने है आपके। हम लोग इसी बात से परेशान है कि सर पुलिस तंग करते रहे, भाई पुलिस को भी कभी कभी तंग करके देख लो। पब्लिक सर्वेंट, अब इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है मेरे से कि सर पुलिस पब्लिक सर्वेंट नहीं है नो डाउट है साहब। सो पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ, ध्यान से सुनिए क्या बोला, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ, व्हाट इज लॉ? बीएनएसएस सेक्शन 168 इज ए लॉ, बीएनएसएस का सेक्शन 168 168 इज ए लॉ। अब पुलिस वाला क्या कर रहा है? डिसोबेइंग द लॉ, डिसोबेइंग बीएनएसएस विथ इंटेंट टू कॉज इंजूरी टू एनी पर्सन, इंटेंशन था, इंटेंशन टू कॉज इंजूरी टू एनी पर्सन। भाई अगर आपको मैंने फोन किया कि साहब यहां पर मर्डर हो जाएगा मेरा परिवार का, या मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, मेरी वाइफ के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है, मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, मेरी इसके साथ या मेरे साथ ऐसा, आप आ ही नहीं रहे हो, पिज्जा वाला पहुंच रहा है, वो कहावत सुनिए ना आजकल, वो चलता है कि पिज्जा 20 मिनट में आता है, पुलिस 20 घंटे में भी नहीं आता है, कभी कभी आता है, लेकिन पिज्जा टाइम पे पहुंच जाएगा, 20 मिनट मतलब 20 मिनट, 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स, ये नहीं पहुंचेगा। तो नहीं पहुंचा,
तो इसने अपने कर्तव्य में ढिलाई बरती। कर्तव्य क्या है? कानून का पालन करना। कानून क्या है? कॉग्निजिबल ऑफेंस को रोकना। आप कॉग्निजिबल ऑफेंस को रोकने में फेल हो गए, तो साहब फेल हो गए तो सजा पाओ। यहां पर है 198। क्या लिखता है? हु ईवर, जो कोई। तो जो कोई में पुलिस वाला थोड़े बाहर है, पुलिस वाला भी इसमें इंक्लूड है। और यहां तो पहले कह दिया पब्लिक सर्वेंट, तो फिर कुछ कहने के लिए है ही नहीं। ये बात हर जगह लागू होती है। आप पब्लिक सर्वेंट को हर जगह, पब्लिक सर्वेंट मतलब चौड़े होकर सोचिए। मैंने बोला होगा शायद आप लोगों से, एक लड़का था अपने यहाँ स्टूडेंट, रंजीत, अभी तो भाई एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट में। उसने ऐसी तैसी कर दी पूरी पब्लिक सर्वेंट की, मतलब पढ़ के समझ लिया, और आज वो डीएम तक को कुछ नहीं समझता है। अब तो हाई कोर्ट में तो और किसी को कुछ ना समझे। और 3 साल पेशेंस के साथ पढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबकी जरूरत है, उसको सिर्फ एडवोकेट बनना था, इसीलिए वो 3 साल एकदम जम के पढ़ा। 3 साल। और उसको कुछ करना ही नहीं था। उसके साथ चिटिंग हुआ था, उसकी एक गाड़ी खरीदी थी सूमो वगैरह, टाटा सूमो, उसी के साथ में कुछ ही तरह का गड़बड़ हुआ था। उस खुन्नस में, उस गुस्से में आकर उसने लॉ करना शुरू कर दिया। सीतामढ़ी की जगह वहां का लड़का है। समझ लीजिए बात को। मतलब इतना नॉलेज है कि आज नॉलेज से लोग डर रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट भाई, तुम्हारी ड्यूटी तुम नहीं कर रहे हो, तो यहां पर 198 में कानून है। पुलिस वाला कहता है कि अरे भाई तो हमको कानून सिखाएगा, कानून है 198। सो whoever being a public servant knowingly disobeys any, लेकिन मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि अभी आप ये पढ़ लो और जोश में आ जाओ जाके कूद जाओ, नहीं। ये तो एक साइड की बात है, इसका दूसरा साइड भी जानना है। पूरी बात समझे बिना मैदान में नहीं कूदना है, पूरी तैयारी के बिना मैदान में नहीं कूदना है। अगर प्रैक्टिस करना है तो ये तो मैं आपको एग्जाम के पर्पज से ही बता रहा हूं, प्रैक्टिस के पर्पज से ही बता रहा हूं, क्योंकि चीजें सब एक ही हैं। बस सवाल आपसे पूछ देगा, एग्जाम हो जाएगा, सवाल आप नहीं पूछेंगे, प्रैक्टिस में चले जाएंगे बस। बेयर एक्ट देख के अगर लिखना हो तो एडवोकेसी है, बेयर एक्ट बंद करके लिखना हो तो बस जुडिशरी है। सिंपल है, ये तो आप भी समझते हैं। एडवोकेसी में थोड़े है कि बेयर एक्ट आपको नहीं लेके जाना, लेके जाना है। उल्टा नहीं ले जाएंगे तो आपकी बेइज्जती होगी। बेयर एक्ट लेके जाइए। और जुडिशरी में उल्टा है, आपको बेयर एक्ट ले जाना अलाउड नहीं है, आप लेके जा ही नहीं सकते। ठीक है। सो देखिए, whoever being a public servant knowingly, जानता है, disobeys any direction of the law, so disobey करता है किसको? डायरेक्शन ऑफ एनी लॉ, as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending to cause or knowing it to be likely that he will by such disobedience cause injury to any person। भाई मैंने आपको फोन किया, आप टाइम पर नहीं आए, तो आप तो चाहते ही थे कि मेरा माथा फूटे, आप तो चाहते ही थे कि 4 लोग मेरे को मिलकर पीट दें, आप तो चाहते ही थे कि मेरी चोरी हो जाए बाइक, आप तो चाहते ही थे कि मेरा डकैती हो जाए, आप तो चाहते ही थे कि मेरे साथ कोई ऑफेंस हो जाए। कैंसिल कैंसिल लाइक दिस। तो उस केस में क्या कहा? शैल बी पनिश्ड विथ सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, यानी अप टू 1 ईयर तक के लिए जेल है। मतलब 6 महीना में भी छोड़ देगा, 1 महीना में भी छोड़ देगा, 2 महीना में छोड़ देगा, कितने दिन में छोड़ देगा। अब ये सोच के निगेटिव नहीं होना है। अब देखिए मजेदार चीज, और चीज बताता हूं, आपने इस एंगल से नहीं पढ़ा होगा। 1 ईयर तक के लिए सजा है या सिर्फ फाइन है, जिसका अमाउंट यहां पर इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, या दोनों ही सजाएं हैं, यानी जेल भी जाओ फाइन भी भरो। तो पुलिस वाला मजाक उड़ाता है इस कानून का, अरे बहुत बड़ा कानून ले आए बेटा, तुम बहुत बड़ा ढूंढ ले आए, 1 साल के लिए जेल है। साहब ऐसे केस में ना ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिना मजिस्ट्रेट के आप उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं 198 में। मतलब कानून का पालन नहीं करने पर, सोच लीजिए पब्लिक सर्वेंट है, उनको इतना फैसिलिटी है, आपके पैसे से मिलती है सैलरी, आपके पैसे से उनके बीवी की साड़ी और बेटे की गाड़ी खरीदी जाती है, और वो पब्लिक सर्वेंट अगर कानून का पालन नहीं करें तो सिर्फ 1 साल तक की सजा होगी। मतलब जज साहब कन्विंस हो गए तो चलो 6 महीना में छोड़ देंगे, 1 ही महीना में छोड़ दें, 15 दिन में छोड़ दें, 1 साल से ज्यादा जेल नहीं होगी। फाइन का कोई लिमिट नहीं रखा, ये जानबूझ के नहीं रखा है। 1000 रुपया फाइन में छूट जाएगा साहब, 100 में छूट जाए, फाइन इज फाइन। जज साहब को लगता है नहीं 50 रुपया इज सफिशियंट, चलो 50 रुपीज ओ दो, छूट जाओ। दिस इज द पॉइंट। तो ये आपको सोच के निगेटिव नहीं होना है। कानून कहता है, सर्विस लॉ ये है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है तो वो बंदा कायदे से उस नौकरी पर, किसी भी नौकरी में जाने के लायक नहीं है, कन्विक्शन हो गया। तो आपको शायद पता हो या ना हो, संजय दत्त इज ए कन्विक्टेड पर्सन। संजय दत्त सजा काट के आए, कन्विक्ट हो गए, 5 साल 7 साल जेल में रहे। उनको यूके कभी भी अपने यहाँ वीजा नहीं देता है, अभी तक यही सीन है, बाद में दे आई डोंट नो। उनको यूके यूनाइटेड किंगडम वीजा नहीं देता है।
कहता है कन्विक्टेड पर्सन को हम वीजा नहीं देंगे, बाकी सबको दे देंगे, कन्विक्टेड को नहीं देंगे। सोचिए कन्विक्ट होने का कितना खराब इंप्रेशन बनता है। तो अगर एक पुलिस वाला या पब्लिक सर्वेंट कोई भी, मैं पुलिस वाले की बात छोड़ दीजिए, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर इसके अंदर कन्विक्ट होगा, हालांकि वो 100 रुपया ही फाइन क्यों ना भरता हो, अगर 100 रुपया भी फाइन भरा तो उसको तो लगेगा यार मेरे को तो एक दिन के लिए जेल ने भी क्या मजाक उड़ाएगा आपका, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या है, वो सर्विस में कभी नहीं जा सकता है नियम के हिसाब से। अब सरकार जबरदस्ती कहे नहीं हम तो कन्विक्टेड पर्सन को माथे पे राष्ट्रपति बना दे, तो अलग ही बात है, तो कुछ तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो भी जनरल नियम है वो यही है, कन्विक्टेड पर्सन को कुछ नहीं कर सकते, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ओके, तो यहां पर ये बात आपको यहां पर लिखी हुई मिल जाएगी, देखिए। सो अगर फेल कर गए 168 में, 198 में आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। सो नाउ सी रेमेडी ऑन हाई फाइडेलिटी फ्लो चेयर इन विथ द ट्रैप इफ एन ऑफिसर विटनेस अ क्राइम। देखिए सिंपल एग्जांपल, स्ट्रीट फाइट एंड डज नथिंग और वायलेट्स द लॉ विथ इंटेंशन टू कॉज इंजरी, चार्ज पब्लिक सर्वेंट डिसोइंग द लॉ, पेनाल्टी अप टू 1 ईयर, फाइन और बोथ। मजेदार पार्ट क्या है, जो मैंने बताया, जो चीज मैंने कही नॉन कॉग्निजेबल है, आप नॉन कॉग्निजेबल। अच्छा एक चीज और समझिए, अगर मान लीजिए आपने कहा कि साहब पुलिस वाला जो है या पब्लिक सर्वेंट जो है उसने 198 का अपराध कर दिया, ठीक है, अगर 198 का ऑफेंस उसने कर दिया है तो क्या आप इसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं? द आंसर इज नो, आपको तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा। अगर आप 198 का एफआईआर कराने चले गए वही पुलिस वाले के खिलाफ, तो डबल मारेगा, सीधा मारेगा। मारने का मतलब मुंह से मारेगा, अगर उसका बस चले तो हाथ पैर से भी मार देगा। क्यों मारेगा? क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कभी भी एफआईआर नहीं होती है। आप चाहे 154 पढ़ लीजिए सीआरपीसी का 154 या 173 पढ़ लीजिए बीएनएसएस का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी, इंफॉर्मेशन किसके लिए? सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पुलिस हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में चले जाइए सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस की भागीदार है, नॉन कॉग्निजेबल में आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं स्टूडेंट्स को कि नॉन कॉग्निजेबल की लिस्ट निकाल लीजिए और समझ जाइए कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी रक्षा अपने भरोसे करिए, क्योंकि वहां पर पुलिस का कोई रोल ही नहीं है। दूसरा इसका मजेदार पॉइंट, अगर कोई अपराध नॉन कॉग्निजेबल है जैसे 198 है, तो पुलिस के खिलाफ तो आप एफआईआर कराने से रहे और कोई करने से रहा, कोई नहीं करेगा। हिंदुस्तान में कोई नहीं करेगा एफआईआर, लिख के ले लीजिए, मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं कोई करेगा। आप ह्यूमन राइट्स कमीशन चले जाइए, प्रेसिडेंट चले जाइए, नहीं करेगा। लेकिन कंप्लेंट केस तो कर सकते हैं, कंप्लेंट केस तो हो सकता है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर तो कर सकता है, सम्मन तो भेज सकता है, बुला तो सकता है, नहीं आएगा तो वारंट तो कर सकता है, वहां पर सब कुछ हो सकता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। दिस इज द पावर ऑफ लॉ। सिंपल सी बात है ना, आपका सामान खराब हो गया, आप कहा कि साहब मेरे को सामान खराब दिया, दूसरा बदल के दो, तो भाई साहब तुमको रखा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो, फिर हो कैसे गया बताओ मुझे। दूसरा आइए 169 में बड़ा जबरदस्त पॉइंट समझिएगा, ये एडवोकेसी में काम आता है। एग्जाम में पूछ दे तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, दुखी होने का कोई मैटर ही नहीं है, प्रैक्टिस में बहुत काम आता है। ये सेक्शन 169 कहता है, या पुलिस का प्रिवेंटिव पावर है, समझिए, ये कहता है कि अगर किसी पुलिस वाले को किसी भी अपराध के होने की सूचना मिली, यानी अपराध होगा, हुआ नहीं है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, अपराध हुआ नहीं है, अपराध होगा, ऑफेंस होगा, उसका डिजाइन पता चल गया, उसका डिजाइन पता चल गया। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई आदमी रात को 10 से 11 बजे जा रहा है और उसके पास से चाबी बनाने वाला सामान मिल जाए, ताला तोड़ने का सामान मिल जाए, चाबी बना के बेचता है ना, घूम घूम के बनाता है चाबी, तो चाबी बनाने का अगर सामान मिल जाए, ताला तोड़ने का सामान मिल जाए, और रात के 11-12 बजे वो भटक रहा है, गलती से पुलिस से टकरा गया, पुलिस वाला उससे पूछेगा बेटा तू कर क्या रहा है रात में? कर तो कुछ नहीं रहा है, बोलेगा साहब मेरा काम ही है ताला चाबी बनाना, आज मेरा थोड़ा लेट हो गया, मैं शादी में था, पार्टी में था, दिस में था, दैट में था, मूवी देखने गया। कि मूवी देखना पाप है? नहीं। शादी में जाना पाप है? नहीं। फंक्शन करना पाप है? नहीं। पार्टी करना पाप है? नहीं। शराब पी के चलना पाप है? नहीं। गाड़ी चलाना पाप है, शराब पी के जाना तो पाप नहीं। मैं तो कोई दंगा कर नहीं रहा हूं, कोई डकैती कर नहीं रहा हूं, चोरी कर नहीं रहा हूं, लड़की छेड़ नहीं रहा हूं, रेप कर नहीं रहा हूं, किडनैपिंग कर नहीं रहा हूं, कर क्या रहा हूं? कुछ नहीं, थोड़ी सी ड्रिंक की है, मैं जा रहा हूं।
नहीं मानेगा पुलिस वाला। 169 कहता है, उसके दिमाग में चलेगा क्या, इसके पास जो सामान है इससे चोरी हो सकता है, यानी ये चोर हो सकता है। ताला चाबी, ये डुप्लीकेट की बनाने वाला आदमी है। उस पॉइंट से पकड़ लेगा कि अच्छा, तो ये डिजाइन उसको पता चल गई कि अच्छा सो एंड सो, लपेट लेगा उसको। अगर किसी भी पुलिस वाले को इस तरह के इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसका सबसे पहला ड्यूटी है, फर्स्ट ड्यूटी है कि वो अपने बॉस को बताए, क्योंकि वो नौकर है साहब। इस बात को मान लीजिए, हम भले बोल दें इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इंस्पेक्टर साहब नहीं है, वो नौकर है। वो साहब अपने डिपार्टमेंट के लिए, हमारे लिए साहब नहीं, हमारे लिए लोक सेवक हैं, हमारे लिए वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, तो पुलिस वाला जो है वो कोई भी हो, मान लीजिए कांस्टेबल को ये आदमी मिला ऐसा, या कांस्टेबल को सूचना मिली कि ऐसा अपराध होगा, दिस दैट, डिजाइन पता चल गया, तुरंत उसको अपने बॉस को बताना है। अगर जमादार यानी बोले तो एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, उसको पता चलता है तो वो एसआई को बताएगा। अगर एसआई को पता चलता है तो वो अपने थानेदार को बताएगा, या मतलब थानेदार ही एसआई है तो उसको बताएगा, एसएचओ को बताएगा। अगर नहीं बताता है तब क्या होगा, नहीं बताता है तो अपराध करता है। देखिए इसमें ही बात लिखी गई है, मैं वो भी दिखा देता हूं बेयर एक्ट से भी। एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, देखिए क्या लिखा है, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, किस बात का इंफॉर्मेशन, ऑफ ए डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑफ ए डिजाइन, डिजाइन बोल रहा है, डिजाइन कैसे अपराध होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे होगा, उसका डिजाइन अगर उसको पता चल गया, उसका इंफॉर्मेशन मिल गया। अच्छा सो एंड सो कल बैंक में डकैती होगी, सो एंड सो कल बैंक में लूट होगा, अच्छा उस मोहल्ले में इस घर में चोरी होगी, अगर उसको पता चल गया तो यहां लिखा है शैल, शैल का मतलब कंपलसरी कर दिया। और ये प्रिवेंशन है, अपराध तो होने नहीं देगा। ये चैप्टर कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस होने नहीं देना है, नॉन कॉग्निजेबल हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉग्निजेबल अपराध नहीं होने देना है, एकदम जोश में। शैल कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर टू whom he is subordinate, जिसके तुम सबॉर्डिनेट हो, जिसके तुम अंदर काम करते हो, उसको तुरंत सूचना देनी है, और शैल लगा हुआ है। अब आप ये बताइए कि अगर साहब सूचना नहीं देगा तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो क्या होगा, कोई अपराध कर दिया उसने, लगता है, हाँ लगता है। यहां देखिए इंटेंशनल ओमिशन, ओमिशन वर्ड जब भी अगर आपको दिख जाए तो ये लीगल टर्म है, लॉ इज ए गेम ऑफ वर्ड्स। ओमिशन का मतलब है कि कानून ने आपको किसी काम को करने की लीगल ड्यूटी दी थी, यू आर लीगली बाउंड टू डू दैट ड्यूटी, लेकिन आपने वो ड्यूटी जानबूझ के नहीं करी। सरकारी डॉक्टर को ड्यूटी है कि वो अपने पेशेंट की जान बचाए, सरकारी नर्स को ये ड्यूटी है कि वो अपने पेशेंट का ध्यान रखे, सही दवाई दे, सही इंजेक्शन करे, सब कुछ सही सही करे, लेकिन अगर वो नहीं करता है, मर जाता है, तो उसको कहेंगे ओमिशन। एक ऐसा ही हुआ था कहानी किस्सा, वो समय पता नहीं 2020 चल रहा था, धोनी का मैच चल रहा था, बहुत पहले की बात है। इतना खो गई नर्स मैच देखने में, पेशेंट छटपटा छटपटा के कब मर गया पता ही नहीं चला, दम तोड़ दिया पेशेंट ने कायदे से। मतलब उस मैच कितनी दीवानगी थी, और धोनी का मैच तो ऐसे भी थोड़ा थोड़ा के बहुत ज्यादा वो होता था कि मतलब सस्पेंस, अब क्या होगा, एक बॉल पे 6 रन कैसे मारेगा, एक बॉल पे 6 रन, लास्ट बॉल पे 6 रन कैसे आएगा, 6 रन लास्ट बॉल पे 6 रन कैसे आएगा, अगर आउट हो गया तो धड़ धड़ विकेट गिर रहा है इधर, लास्ट बॉल पे उसने मार दिया छक्का, हो गया। नाउ द पॉइंट हियर इज इंटेंशनल ओमिशन। साहब आपकी ड्यूटी थी अपने बॉस को सूचना देने की, आपने नहीं दी, आपने सेक्शन 239 का अपराध कर दिया। और पता है, देखिए यहां पर देखिए क्या दिमाग लगा, इसको सोचिए, कभी सोचते नहीं हम लोग कि यहां पर क्यों लिखा फाइन 5,000 रुपया, वहां पर क्यों नहीं लिखा फाइन 5,000 रुपया। मतलब पब्लिक सर्वेंट किसी कानून को जानबूझ के डिसोबे कर देगा तो उसको कोई 100 रुपया में छूट जाएगा, यहां 5,000 रुपया देके छूटेगा। मतलब इसको नौकर को नौकर ट्रीट करने के लिए है ये सेक्शन। तुम नौकर हो, तुम्हारे को कहा गया कि तुम नौकर हो और अपनी ड्यूटी ठीक से करो, अगर ड्यूटी ठीक से नहीं करते हो तो 5,000 रुपया वसूलेंगे। लेकिन अगर तुम नौकर हो, सरकारी नौकर हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो, और तुमको कोई कानून नहीं पता है या जानबूझ करके इंटेंशनली छोड़ भी दिया वहां पर, मतलब जो ड्यूटी करनी थी वो तुमने ड्यूटी नहीं पूरी करी, तो दैट इज द पॉइंट।
वहां पर 198 आ गया। सो ओमिशन और ये दोनों में थोड़ा फर्क समझिए। यहां पर 5,000 रुपए का फाइन है। सो इफ यू आर बाउंड टू इन्फॉर्म, अब मैं यहां दिखा देता हूं क्या है सीन। ये रहा 239, ये रहा 239। यहां देख लेते हैं बेयर एक्ट में, तसल्ली हो जाए, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये रहा 220, 38, 39 ये हुईवर। अब हुईवर में ये सवाल तो है नहीं कि पब्लिक सर्वेंट इज ऑल्सो देयर। नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अगर आपको पता है कि कोई अपराध हो चुका है, कॉमा, intentionally omits to give any information knowing or having reason to believe an offense has been committed, अपराध हो चुका है, respecting that offense which he is legally bound to give, क्या बोला, respecting that offense which he is legally bound to give, legally bound to give। अगर आप लीगली बाउंड थे उसकी सूचना देने के लिए और अगर आप नहीं देते हैं तो शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 6 मंथ। यहां फिक्स कर दिया, देखिए चतुराई। मतलब ये कह रहा है कि अगर तुम अपने बॉस को नहीं बताओगे तो ये बॉस के लिए तकलीफ वाली बात है ना। बॉस कौन है? भारत सरकार। लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार। तो भारत सरकार को अगर आपने सूचना नहीं दी या अपने बॉस को सूचना नहीं दी तो कहता है कि 6 महीना तो तुम जाओगे ही जाओगे, विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक तो जाओगे ही जाओगे, फिक्स कर दिया। और उसके अलावा 5,000 रुपया भी फाइन फिक्स कर दिया, मतलब अप टू 6 मंथ, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी, लेकिन मैक्सिमम 6 महीना जा सकता है। 5,000 रुपया फाइन है, दोनों है, यानी फाइन का अमाउंट फिक्स कर दिया। आ जाइए नीचे, देखिए स्ट्रेटजी। अब ये क्रॉस एग्जामिनेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, करेंगे। भाई कैसे तुमको सूचना मिली वो बताने के लिए, तो ऐसा पूछते नहीं है, बट सूचना मिली थी तो आपने सबसे पहले साहब को फोन किया होगा। मान लीजिए कोई अपराध घटा, अपराध हुआ, आगे आपके पास गवाह, गवाह कौन है? आईयू। तो सर आपको सबसे पहले सूचना मिली थी तो आपने सबसे पहले किसको फोन किया था? किसी को नहीं, किसी को नहीं किया था। 239 और किया तो ठीक ही है। तीसरे में आइए, सबसे डेंजरस सेक्शन है, इसका सबसे ज्यादा मिसयूज वहां हो रहा है यूपी में, जो यूपी के लोग बता रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट, सेक्शन है 170। पहले वाला जो सीआरपीसी था उसमें है सेक्शन 151। अभी एक देखा होगा आपने, राजस्थान से एक वीडियो आई थी, पुलिस वाला एक वकील को अंदर कर रहा है, कहता है इसको 151 में अंदर लो। 151 है क्या? यही है, ये प्रिवेंटिव अरेस्ट है। इसमें डेंजरस सेक्शन है, इसको कहते हैं। डेंजरस क्यों कहते हैं? क्योंकि पुलिस वाले को अनलिमिटेड पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि मैंने पहले बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपराध होने ही नहीं देना है, अपराध होने के पहले ही रोक देना है। तो यहां पर कहता है कि अगर पुलिस वाले को, मैं दिखा देता हूं पहले सेक्शन, ए पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ इट डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। डिजाइन, अब इसका मिसयूज करते हैं, डिजाइन तो पता ही नहीं चलता इनको। कानून कहता है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर है और उसको इस बात की जानकारी है कि एक कोई अपराधी है या आदमी है, तो वो अपराध करने वाला है। पुलिस वाले को क्या पता चल गया? डिजाइन। पुलिस वाले को क्या पता चला? डिजाइन, मतलब कैसे अपराध करेगा। डिजाइन क्या है? अब ये अनलिमिटेड सोच है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप एक पुलिस वाले हैं तो आप 1,00,000 आप एक्सक्यूज बना सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि साहब डिजाइन का मत पूछिए साहब, हमारी जानकारी में ये था कि ये ट्रक से किसी का एक्सीडेंट करके मारने वाला है, हमारे डिजाइन में ये था कि इसको खाना में जहर देके मारने वाला है, हमारे डिजाइन में ये था कि इसको छत पर से ले जाके धक्का देने वाला है, हमारे डिजाइन में ये था कि होली आ रहा है, होली में इसको भांग की गोली में जहर दे करके इसको मारने वाला है। अब डिजाइन का तो कुछ लिमिट ही नहीं है, डिजाइन अनलिमिटेड है भाई। गहने का डिजाइन अनलिमिटेड हो जाता है, ये तो पुलिस वाले का डिजाइन है। माइंड में तो 1 करोड़ डिजाइन हो सकते हैं उसके, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। भारत सरकार ने कानून बना के दे दिया है, जस्ट थिंक दिस। मतलब पुलिस वाले के माइंड को पता चल गया, ये पुलिस वाले के माइंड में आया कि अच्छा एक डिजाइन है, इस डिजाइन से सामने वाला आदमी अपराध करेगा, तो अपराध तो हुआ नहीं है तो उसको पहले ही पकड़ के बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बंद कर दो। अब कोई भी शरीफ आदमी भी यहां बंद हो जाता है। पावर है भाई, पावर है। अब ये पावर का कुछ काट नहीं है, इसका एक ही काट है, जाइए मेरिट में जाइए। अगर गलत तरीके से अरेस्ट करके रख लिया है तो जाइए हैबियस कॉर्पस में। देखिए यहां पर दिखा देता हूं, अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। कंडीशन क्या है? डिजाइन। ऑफिसर नोज ऑफ इट डिजाइन, उसको डिजाइन पता है।
अब डिजाइन पूछ लो, डिजाइन का तो कुछ है नहीं। अब जज साहब भी मतलब पैर पकड़ ले, यहाँ पर माथा पकड़ ले, पैर छोड़िए माथा पकड़ ले, ये कौन सा डिजाइन है भाई, ये अपराध करने वाला है। एंड बिलीव्स इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड अदरवाइज। नाउ सी, अरेस्टिंग इंडिविजुअल बेस्ड ऑन सस्पिशन सच एज कैरिंग टूल्स, जो बताया था वही उसी का सेम एग्जांपल यहाँ पर, एक एग्जांपल दो जगह काम आ रहा है। ताला तोड़ने का सामान लेके घूम रहा था, बताया था अभी कुछ देर पहले, उससे डिजाइन उसको पता चल गया, अच्छा ये ताला तोड़ने का सामान लेके घूम रहा है, अब इसका मतलब है ये पक्का है कि ये आदमी मर्डर करेगा, मतलब सॉरी कहीं लूटपाट करेगा। मान लीजिए आप मैरिड आदमी है, या चलिए मैरिड नहीं भी है तो आपकी मदर है, फादर है, गार्जियन है, बोले बेटा जाओ चाकू में धार नहीं है, नया चाकू खरीद के लेके आओ। पुलिस वाला रोक लेगा, अरे बेटा चाकू कहाँ लेके जा रहे हो, तो एनडीपीएस के अंदर अपराध है, चाकू लेके जा रहे हो, इतना बड़ा चाकू। बताइए चाकू के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है एनडीपीएस के अंदर, अब नहीं जानते हैं तो लग गया वहां पर एक अपना लगा दिया 170 का पावर, डिजाइन बना लेगा वो मन में, ये चाकू लेके जा रहा है। चार बात आप ही से पूछ लेगा, कौन से क्लास में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, दोस्त कितने हैं। अब आप कुछ इंसान है, कुछ ना कुछ स्लिप ऑफ टंग तो होना ही होना है, पकड़ लेगा उसी बात को, बस या तो खर्चा दो या तो 170 में चलो, हो गया काम। तो लोग कहते हैं पैसा कहाँ जाता है, पैसा सब जगह जाता है, किसको कौन, ये अंदर का खेल अंदर से चलता है। मतलब आप ये समझिए, वायरिंग होती है ना, वायरिंग करंट वाली तार, कभी आपने देखा है उसमें से करंट कैसे गुजरता है, कितनी स्पीड से गुजरता है, नहीं पता ही नहीं है, बस करंट जा रहा है तो जा रहा है। आप उससे बल्ब जला लेते हैं, अपना टीवी चला लेते हैं, जो भी है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सब चला लेते हैं, मोबाइल फोन चार्ज कर लेते हैं, टैबलेट चला लेते हैं, कंप्यूटर सब चला लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि करंट कैसे दौड़ रहा है। सेम कहानी यही है, कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पैसा कोई पता नहीं, चल रहा है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। नाउ सी दिस पावर से, अभी देखिए यहाँ पर है, अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है तगड़ा वाला। 170 में कहा कि आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, विदाउट ऑर्डर्स ऑफ ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट। तो अब देखिए याद रखिएगा, इस सेक्शन को एकदम घोट के पी जाना जिनको एग्जाम देना है। सेक्शन 35 BNSS, उसमें भी कहा गया है अरेस्ट विदाउट वारंट। तो एक सेक्शन आपको मिला सेक्शन 35, और यहां है दूसरा सेक्शन 170। ये दो जगह ऐसे हैं जहां पर पुलिस वाला बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। नाम पता छोड़ दीजिए, यहां तो ऐसे ही घुस जाएगा, इंटरपोज करने का इसको पावर है, इंटरफियर करने का पावर है। ये तो डिजाइन, अरे आप बैठे होंगे तो डिजाइन बना लेगा, ये बैठ के डिजाइन बना लेगा। ये डिजाइन का क्या डेफिनेशन निकालेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिजाइन, डिजाइन का मीनिंग ढूंढिए और बताइए क्या डिजाइन है। ये तो पुलिस वाला अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेगा डिजाइन, शब्द का खेल है, वर्ड का खेल है, इट्स अ मैजिक ऑफ वर्ड, वर्ड पावर। नाउ सी, अब इसमें कहानी ये है, अरनेश कुमार का जजमेंट है, बिहार वाला जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मैटर तो था 498A का उसमें, लेकिन चंद्रमौली बाबू यानी चंद्रमौली प्रसाद थे, उन्होंने ये जजमेंट लिखी है, पहले वो पटना हाईकोर्ट में थे चंद्रमौली प्रसाद। उन्होंने जजमेंट में एक बात कही, चंद्रमौली प्रसाद ने जो अपना अरनेश कुमार का जजमेंट उसमें एक बात कही थी कि अगर कोई भी अपराध जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, अप टू 7 ईयर्स तक के लिए जेल हो सकता है, उस अपराध में पुलिस को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर बहुत करने की जरूरत पड़ी तो पहले उसको नोटिस देना चाहिए या कारण बताना चाहिए, पहले नोटिस भेजो, अरेस्ट नहीं करो। ये अरनेश कुमार का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 7 साल से कम, अब यहां आ जाइए 170 पर, 170 पर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो डिजाइन पर आपको उठा के लेके चला जाएगा, बेटा तेरे मन में डिजाइन चल रहा है, चल साथ में चल। सो दैट इज द पॉइंट, आप डिजाइन में उठा के लेके चले जाएंगे। तो ये अरनेश कुमार के जजमेंट को कंफ्लिक्ट करता है, लेकिन अभी इस पर ज्यादा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, हम लोग बस इसको सामने रख सकते हैं, सबकी अपनी लिमिटेशन है, तो मैं आपके सामने रख सकता हूं, आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जो इंटरप्रिटेशन करना होगा करेंगे। वो यहां पर मैंने आपको बताया कि 170 और इसमें एक कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट है। अगर इसी को सेक्शन 35 से पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है कि भाई आपको रीजनेबल डाउट, रीजनेबल इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट, वो सारी चीजें आनी चाहिए। यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां तो कोई कंप्लेंट भी नहीं कर रहा है, यहां तो कोई FIR भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी उठा के अंदर कर लेगा डिजाइन। दिमाग में क्या रखना है, डिजाइन, सोच लीजिए, आगे बढ़िए। अगर मान लीजिए किसी को उठा भी लिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको, नॉर्मल है आपको पता ही है,
रिगार्डलेस ऑफ द अरेस्ट सेक्शन, इवन सेक्शन 170, पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स। आपने 170 में भी अगर अरेस्ट कर लिया है बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, तो भी उसको 24 घंटे से ऊपर नहीं रख सकते। द लॉ ग्रांट्स द पावर टू अरेस्ट एंड नॉट द पावर टू डिसअपियर समवन। आपको अरेस्ट करने का पावर है, ना कि किसी को गायब करने का पावर है। जिस समय आपने अरेस्ट किया, डिटेन किया, उसी समय से टाइम शुरू 24 घंटे का। अब सुनिए कहानी। अब इसमें जरा समझिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल है, और जो मैं बता रहा हूं, मैं पहले ही डिस्क्लेमर देता हूं कि दिमाग थोड़ा सा ढक्कन खोल के रखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। देखिए, अगर मान लीजिए पुलिस वाला है, 170 का इस्तेमाल करता है, धारा 170, 370 नहीं, 170, अब याद रह जाएगा। बहुत सुना ना आर्टिकल 370, अब यहां पर सेक्शन 170 याद रखिए, धारा 170 बीएनएसएस। अब मान लीजिए कि पुलिस ने सेक्शन 170 बीएनएसएस का इस्तेमाल कर लिया, और इस्तेमाल करके किसी पर्सन को पकड़ लिया, और पकड़ करके उसको अपने पास 24 घंटे से ऊपर रख लिया। मान लीजिए 3 दिन रख लिया, ऐसा सच का केस है मेरी आंखों के सामने, मतलब मेरा ही केस है। एक केस था, मैं आपको बता देता हूं। उसमें 2 भाई हैं, सगे भाई, एकदम ओन ब्लड रिलेशनशिप। एक भाई का मतलब वाइफ, और इसका ब्रदर, मतलब ऐसे समझिए, लड़की जो है, सिंपल एकदम, ये सब छोड़ दीजिए, सीधा समझिए, एक लड़की एक लड़का है। लड़की जो है भांजी लगती है रिश्ते में, और लड़का जो लगता था मामा। लड़का था उम्र 25 साल, और लड़की की उम्र थी 16-17 साल। और ये मामा जी क्या करते हैं, 16 साल की भांजी को लेके भाग जाते हैं, ये एलिगेशन है, प्यार मोहब्बत का मामला है मामा भांजी के बीच में। अब ये दोनों सगे भाई के बीच में कहानी हुई है, ठीक है, अब ऐसे समझ लीजिए, इनके जो रिश्तेदार हैं उनके बीच में कहानी हो रही है। तो लड़के वाला के साइड से जो था, यानी जो मामा बना हुआ था, उस आदमी को थाने में बुला के बिठा के रखा हुआ था, करीब करीब 7 दिन से। सब कुछ लिख के रेडी करके रखा है, एफआईआर नंबर नहीं डाला है। और बोलता है क्या है पुलिस वाला कि एफआईआर नंबर तो डाला नहीं है, जब तक लड़की बरामद नहीं होगी तब तक तुमको जाने नहीं देंगे। अब फॉर्चुनेटली कहिए, अनफॉर्चुनेटली कहिए, उसकी किस्मत कहिए, चाहे मेरी किस्मत कहिए, किसी रीजन से मैं उस दिन थाने में गया। और जब थाने में गया तो ऐसे दिखा मुझे, हाजत में बंद नहीं था, ऐसे ही बैठा के रखा था। तो ऐसे सरप्राइजिंगली कोई भी आदमी थाने में जाता है तो पूछ ही लेता है। तो जब मैंने पूछा उसको, तो बस सारी कहानी पता चली। मतलब कितने दिन से है, तो बोले 7 दिन से। मेरा तो दिमाग ठनक गया। बोले यार ये मतलब क्या है, लॉ में क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये 7-7 दिन, मतलब ये तो हद की हद है। उसको कुछ बोलने से फायदा नहीं था, एसएचओ को बोल के कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है, जो कानून जानता है वही कानून तोड़ता है, ऑब्वियस सी बात है ना। आप जानेंगे किसी चीज को, उसी से खेलना। खेलता कौन है किस चीज से? जो चलाना जानता है वो खेलता है। हम लोग कहाँ गए, सिंपल गए सीधे उठ करके एसपी के पास। एसपी के पास जाकर के हमने बोला भाई कि देखो, एक और थे, हम दो लोग गए, और एसपी के पास जाके बोला कि ऐसे ऐसे एक पर्सन है, इस नाम का आदमी है, और इस नाम के आदमी को आपने वो थाने के अंदर रखा है 7 दिन से। उसका भी दिमाग खराब हो गया एसपी का। एसपी साहब भी भड़क गए। एसपी साहब ने तुरंत फोन लगाया बैठे बैठे हम लोगों के सामने। बोले मैं कप्तान बोल रहा हूँ। अब जब कप्तान का नाम सुना तो आप समझ ही सकते हैं। बोले सो एंड सो नाम का आदमी है? बोले है। कितने दिन से है? अब उसका आवाज ही रिप्लाई नहीं आ रहा है। फिर दोबारा पूछा कितने दिन से है? तो बोला साहब 3 दिन से। 3 दिन से कि 7 दिन से? अभी के अभी उसको जाओ प्रोड्यूस करो। अब ये बात जब हम लोग कर रहे थे एसपी के ऑफिस में, तब 3:30 बज रहे थे। उसको 5 बजे के लगभग उठा के वहां से लेके गया, और ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। उसको तब जाके जेल भेजा। जब जेल, अब जेल ही नहीं जाएगा साहब, या उसको प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, तो आप बेल कहां लगाओगे? बेल भी लगाने के लिए तो जगह चाहिए ना, बेल कहां लगाएंगे आप? अब उसके लिए आप जाते हैबियस कॉर्पस, आदमी तो दिख ही रहा है मुझे, हैबियस कॉर्पस लगा के करते क्या?
हैवियस कॉर्पस लगा करते कि आदमी तो मुझे दिख रहा है सामने कि थाना में सही सलामत ठीक ठाक बैठा, बस कस्टडी में रखे हुए, उसको बंद करके नहीं रखा, बस रखा है। डिटेन तो है, अपनी मर्जी से तो बाथरूम में नहीं जा सकता है वो। कंडीशन ये थी। तो जैसे ही गया जेल, तो आई थिंक 7 दिन के अंदर अंदर फिर वहां से बेल हुई। बेल लगना वो सब होते होते 7-8 दिन के अंदर फिर वो छूट गया है। दिस इज द मिस यूज ऑफ पावर, और ये रियल में होता है। तो मैं ये बात यहां पर इसलिए बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कि उसको पता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमको छोड़ना है, 24 घंटे के अंदर अंदर हमें प्रोड्यूस करना है, तो ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 24 घंटे वाली बात यहां देखिए लिखी है। चलिए मैं अंदर भी दिखा देता हूं। जब इतनी हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं सब लोग, तो यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको सब कुछ सामने से दिखा देता हूँ। ये रहा सेक्शन 58, 59 कहाँ गया, ये रहा। हाँ ठीक है, करवा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, करवा के रखते ना। 1 सेकंड होल्ड करिए, 1 सेकंड। तो ये कह रहे थे कि अगर किसी पुलिस वाले ने किसी पर्सन को अगर अरेस्ट कर लिया है और अरेस्ट करके उसको मोर देन 24 आवर्स रखा, अब इसको आप एनालिसिस खुद से भी कर सकते हैं, 24 घंटे से ज्यादा रख लिया, तो सबसे पहली बात समझिए कि कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात बता रहा हूं, 24 घंटे से ऊपर अगर किसी को रखता है, मैं सबको छोड़ दीजिए, अगर मैं सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन ही पकड़ लूं, उससे बड़ा तो कोई कानून नहीं है भारत का। कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 22 क्लॉज नंबर 2, उसमें कहता है कि द राइट द पर्सन जो अरेस्ट होगा उसको प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अब कोई पुलिस वाला ये तो नहीं कहेगा साहब कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता। पुलिस वाले तो ये रोना रो ही नहीं सकते हैं कि हाँ नहीं पता मुझे कानून, ये तो कह ही नहीं सकता, वो गलती से भी सपने में भी नहीं सोच सकता। तो अब नियम जो है, अच्छा और देखिए सीआरपीसी में सेक्शन है 57, 57, उसमें भी ये बात लिखी हुई है। तो अगर किसी सेक्शन के अंदर, और अभी बीएनएसएस में शायद 58 है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, 57 का 58 है, तो कि पर्सन को अरेस्ट किया तो उसको 24 घंटे से ज्यादा आप अरेस्ट करके रख ही नहीं सकते बीएनएसएस के अकॉर्डिंग, सेक्शन 58। तो आपने जानते हुए बूझते हुए कि हाँ एक कानून है जो ये कहता है, एक लॉ है जो ये कहता है कि किसी भी आदमी को 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है, बट स्टिल आप उसको 24 घंटे से ज्यादा क्यों रखते हैं? 24 घंटे से ज्यादा क्यों रखते हैं? ताकि आप इंटेंशनली उसको इंजूरी पहुंचा सकें। तो जब आप किसी कानून का जानबूझ करके उल्लंघन करते हैं, जब आप उस किसी कानून का वायोलेशन करते हैं, तो भाई बीएनएस में सेक्शन था 198, तो 198 नहीं लगना चाहिए। क्यों? डिसोबीडियंस तो किया आपने, जानबूझ के इंजूरी तो पहुंचाई, उस आदमी को अरेस्ट करके रखा 24 घंटे से ऊपर, तो आपने डिसोबीडियंस का अपराध तो किया, यानी कि 198 तो कर दिया आपने। एक अपराध 198 एक अपराध। दूसरा, अब उस आदमी को आपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा, नियम के विरुद्ध उसको ले जाकर के रखा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा, दैट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का सेक्शन है 127, और 127 के सब सेक्शन 2 में है पनिशमेंट, इसीलिए हम लोग यहां लेते हैं 127 का सब सेक्शन 2 पनिशमेंट। तो अब यहां पर सिंपल समझिए कि उसने 2 अपराध किए, इसलिए लिखा है डबल चेकमेट। मतलब एक तो आपको कानून पता है फिर भी आपने कानून का उल्लंघन किया, जानते हुए किया। तो अगर आपको कानून पता है कि ऐसा करना है और नहीं करते, तो उससे जिस आदमी को पकड़ के रखा है उसको क्षति पहुंचा रहे हैं, उसको इंजूरी पहुंचा रहे हैं, फिजिकल इंजूरी, मेंटल इंजूरी, सब तो पहुंचा रहे हैं आप। दैट इज सेक्शन 198 आप कर तो रहे जानते बूझते हुए। सो यदि पुलिस करता है ऐसा, तो उसने 2 ऑफेंस कर दिया। अब यहां पर जाइए और उसका जो दंड है वो अपना लीजिए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए अगर हम लोग बात भी कर लें तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। देखिए ये रहा 127, कहां गया 127, लेट मी शो यू। सब मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखा देता हूं, आपके पास वेयर एक्टर है नहीं है, बट आप यहां से आराम से समझ लीजिए। देखिए 128, ये रहा 127, ये रहा 127, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। Whoever wrongfully restrain any person in such a manner as to prevent that proceeding beyond so and so is wrongfully confined that person.
अब यहां पर आइए, ये रहा हमारा सबसेक्शन 1, ये रहा सबसेक्शन 2। क्या लिखता है सबसेक्शन 2? जो कोई रॉन्गफुली कन्फाइन करता है किसी पर्सन को विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल के लिए जेल, विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपया फाइन, और बोथ, या दोनों हो सकता है। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, 1 साल के लिए जेल, 5,000 रुपये का फाइन और बोथ, ये आपने कर लिया अपराध। तो 198 भी लगा, 127 भी लगा, इसलिए लिखा है डबल चेकमेट। ओके नाउ, और आगे सुनिए, 127(2) है क्या? कॉग्निटिबल ऑफेंस, चेक करना है, कर सकते हैं हम लोग। 127 क्या है? व्हाट इज 127? जाइए फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने 127। कॉग्निजेबल, बेलेबल, एनी मजिस्ट्रेट, कॉग्निजेबल है लेकिन बेलेबल है, मतलब पुलिस तो पकड़ लेगी और बेल भी मिल जाएगा। तो पुलिस वाले ने ये भी कर लिया, पब्लिक सर्वेंट कह दें, पुलिस छोड़िए, पब्लिक सर्वेंट कह देते हैं। ओके चलिए, अब आइए प्रिवेंटिव डिटेंशन में, प्रिवेंटिव एक्शन में चौथा पावर जो कि है सेक्शन 171। 171 में कुछ नहीं है, ये कहता है कि यहां पर इनको पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने का अधिकार है, और ये पब्लिक प्रॉपर्टी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मोटे तौर पे आप ये समझिए। सी, ए पुलिस ऑफिसर में ऑफ हिज ओन अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी पर इंटरपोज, इंटरपोज का मतलब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंटरपोज टू प्रिवेंट एनी इंजुरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड इन हिज व्यू टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी मूवेबल और रिमूवल टू द रिमूवल ऑफ इंजुरी एनी पब्लिक लैंड। अब इसमें क्या है, पुलिस वाला इंटरपोज करेगा, इंटरफियर कर देगा कि किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति ना पहुंचाएं। तो अब इसमें आ जाते हैं, देखिए यहां पर, अब यहां पर अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे तो यहां पर से ये पावर दिया है कि आपको क्षति नहीं पहुंचाने देना है, सो प्रिवेंट करना है। सो कॉन्सिक्वेंस, अगर मान लीजिए अगर भारत, अगर कोई नॉर्मल आदमी है तो उसके ऊपर ये केस लग जाएगा, 324 का सेक्शन लग जाएगा। अगर पुलिस ये काम नहीं करता है तो उस पर लगना नहीं चाहिए 198 कि भैया तुमको तो था पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने का लेकिन तुमने बचाया नहीं, करना चाहिए उसको अपनी ड्यूटी। ओके नाउ नेक्स्ट, the duty to obey risk and duty to obey and risk detention, that is section 172। 172 में क्या है, let's see 172। ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ये कुछ नहीं है कहने का मतलब समझिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो उनके लिए नहीं है, कुछ हमारे लिए, उनके लिए कुछ नहीं है। 172 में इनको इतना पावर मिला है कि भारत के जो भी आदमी है, ऑल पर्सन्स, ऑल पर्सन और एवरी पर्सन में फर्क होता है। यहां पर हम ऑल पर्सन की बात करते हैं, यानी जहां पर पुलिस वाला है उसकी बात हो रहा है। अगर पुलिस वाला कहीं गया, वहां पर 100 आदमी है तो 100 के 100, वहां पर 50 आदमी है तो 50 के 50, जो भी है। सो ऑल पर्सन शैल बी बाउंड टू कंफर्म टू द लॉफुल डायरेक्शन। अगर पुलिस वाले ने आपसे डायरेक्शन पूछा, लॉफुल डायरेक्शन पूछा, तो आपको वो बताना कंपलसरी है, आप बाउंड है, आप गुलाम हो जाएंगे, हर एक आदमी गुलाम है, यहां लिखा है। अगर नहीं बताते हैं तो पुलिस वाला आपको उठा लेगा, यहां तक पावर है। बताइए, आप, उसने आपसे पूछ लिया, पुलिस वाले ने आपसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ, नहीं बताए गए काम से, सो पुलिस ऑफिसर में डिटेन, डिटेन कर सकता है आपको, रिमूव एनी पर्सन रेसिस्टिंग, रिफ्यूजिंग, इग्नोरिंग, डिसरिगार्डिंग टू कंफर्म टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिम अंडर सबसेक्शन 1 एंड मे ईदर टेक सच पर्सन, क्या करता है, बिफोर ए मजिस्ट्रेट। अब उस पर्सन को पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने लेके जा सकता है बिना मतलब। एक लाइन में जिंदगी तबाह हो गई, एक लाइन में जिंदगी तबाह हो गई। उसने पूछ लिया, आपने नहीं बताया, उसने पूछ लिया, आपने गलत बता दिया, उसने पूछ लिया, उसको लगता है गलत है, मतलब हद पावर है, पावर की पावर है। उसने पूछ लिया क्या क्या, देख सकते हैं। अब यह पिट्टी केसेज में ये कहता है कि पिट्टी केसेज में 24 घंटे के अंदर अंदर उसको ले जाके छोड़ देना। तो 24 घंटे में से थोड़ी छोड़ देगा, आपसे पर्सनल बॉन्ड लिखवाएगा, ऐसे थोड़ी छोड़ देगा। एक बार जो थाना चला गया साहब, उसको पीआर बॉन्ड देना ही पड़ता है, उसको ऐसे छोड़ ही नहीं सकते। पीआर बॉन्ड का मतलब होता है पर्सनल बॉन्ड। पर्सनल बॉन्ड में ये लिखा रहता है कि हाँ, जब जब हम बुलाएंगे या जब तक कोर्ट बुलाएगा तुमको आना पड़ेगा। हो गया, उसकी जिंदगी की ऐसी तैसी तबाह हो गया, बिना मतलब का उसको एक खराब एक्सपीरियंस हो गया। होगा कुछ नहीं, कुछ पैसे खर्चा होंगे, कुछ टाइम होगा, कुछ मेंटल परेशानी होगी, एक लॉफुल डायरेक्शन के चक्कर में। तो ये कानून ऐसा किसने बना के दिया, भारत सरकार ने। आज तक किसी राज्य सरकार ने बोला नहीं, बोला। क्यों बोलेगी, क्योंकि राज्य सरकार के भी मजे हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये पूरा का पूरा जो मामला हम लोगों ने डील किया, ये प्रिवेंटिव एक्शन का मामला था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनेगा वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, और जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग डील कर लेंगे। उसके बाद तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग का फेवरेट चैप्टर है, इसको भी अच्छे समझिएगा, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट होगा, यानी कि पुलिस को जो जनरल पावर है उसमें पावर क्या है, इन्वेस्टिगेशन का,
वो पार्ट हम लोग कल डिस्कस, परसों डिस्कस करेंगे। कल अगर होगा तो कल कर लेंगे, नहीं तो परसों। ठीक है, चलिए, अगर कुछ पीछे का कोई क्वेश्चन रहे, क्वेरी रहे तो व्हाट्सअप कर देना, आप लोग हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके देन, मिलते हैं फिर। चलिए, ओके सर। थैंक यू एवरीवन।